अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कराची के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, बड़े अहम मामला तय पा रहे हैं और अब जुमे को यानी कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और लगता ऐसा है कि इस बार वो कराची खाली हाथ नहीं आ रहे बल्कि एक बहुत बड़ा पैकेज कराची के लिए ला रहे हैं। कल अल्लाह करे बात ऐसा ही हो जैसे अल्लाह करे कल कायदे पे इख्तिलाफ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा मजे का दावा किया। मतलब क्या वो कह रहे हैं जी मैं कराची को पेरिस बना दूं। वो जैसे लाहौर को पेरिस बनाया था। वो तो वेनिस है ना। अच्छा, वो तो वेनिस है। वो तो एग्जैक्टली जब बारिश होती है तो लाहौर में जो है जिस तरह से पानी पड़ता है। बट यस ये हो सकता है। मतलब जितनी लाहौर की एटलीस्ट हालत बेहतर थी, अगर उतनी कराची की मतलब सड़कें ही शबाद बन जाए तो क्या बुरा है। क्या ही अच्छा हो कि कोई शख्स आके कहे कि हम कराची को वो वाला कराची बना देंगे जैसा ये 50s और 60s में होता है। वाओ, अगर 50s और 60s वाला कराची बन जाए तो फिर तो बड़ी कमाल बात हो जाएगी। क्योंकि शफात अगर उस टाइम के हम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखें और अब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखें, खैर अभी भी शफात क्योंकि जो 1950 में जो बसें थी आज भी वही बसें हैं कराची में, सो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। मैं इसलिए कहूँगी नहीं 1950 वाला कराची। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम आपको कराची की अजमत रफ्ता के बारे में भी कुछ ना कुछ बताएंगे, कैसा था कराची और क्यों हम कहते हैं। थोड़ा आसान उर्दू में भी अजमत रफ्ता के बारे में बता दो। मतलब हर बंदे सारे माशरत उलूम पढ़ने वाले जो हैं सबको पता है कि हम किसकी बात करें। बट एनीवे बहुत कुछ है जनाब आज के शो में डिस्कस करने के लिए। तो मदिया कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हस्बे आदत हस्बे रिवायत हस्बे सादिक टॉप स्टोरी से। जी तो बिल्कुल कराची में हम जो ऑपरेशन चल रहा है इंक्रोचमेंट का, सबसे पहले हम बाखबर सवेरा में उसके वाले से बात करेंगे। कराची में नदी नालों और सरकारी इमलाक पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो जारी है और शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया है, जो कि हर गुजरते घंटे में आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी तक 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं जनाब और एक न्यू कराची नाले पर किया जा रहा है। नदी नालों के दोनों तरफ 30 फुट की जगह क्लियर की जाएगी। पहले मरहले में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट यानी कि दुकानें छप्पड़ वगैरह हटाए जाएंगे और नाले के इतराफ 9000 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात भी मौजूद हैं और अब उन पे निशान लगा दिए गए हैं। अगले मरहले में उन्हें गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल, इंतजामिया ये कहती है कि मुतबादिल फराहम करने के बाद मकान गिराए जाएंगे और ये तजावुज़ात हटाए जाने का काम जारी है और गुजनाले के तरफ तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। गैर कानूनी मकान खाली करने के लिए मस्जिदों से ऐलान भी किया गया, लेकिन मकीन कहते हैं कि सालों से यहाँ पर आबाद हैं, अचानक ऐलान करवा कर बेघर किया जा रहा है। लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हम तो जब से यहाँ पे आए हैं हमने तो ये ज़मीनें खरीदी थी, कोई ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए थे। दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने बताया तो ये कोई बताने का टाइम नहीं है कि रात के 12 बजे आप आ जाएं और ऐलान करवाना शुरू कर दें। हमारी पैदाइश हैं, बड़े यहाँ हो गए, हमारे शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, हमारे को KMC की लीज दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। रात को ये 12 बजे तो इन्होंने बोला है कि हम तोड़ते हैं, आके हम आपको जगह देते हैं, अगर हमें ये जगह दे दे तो हम बाइज्जत खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बगैर तो भाई हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। ये इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि ये जगह टूटेगी या नहीं, ये लोगों ने नहीं बोला, ये तो अचानक ही आए हैं। ये नाले पे आबादी तकरीबन 35-40 साल हो गए, इन्होंने ना कोई इत्तला दी, ना कुछ किया, न किसी किस्म का राब्ता किया और अभी ये निशान लगा रहे हैं घर पे। अब बेटा आप ये बताओ कि ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ताज़ा खबर शक्ति चलें कराची से, जहां कैफे प्याला पर तजावुज़ात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई जारी है, सड़क को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कराची के गुजर नाले पर कैफे प्याला पर तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उस पर लोगों का एहतजाज, वहाँ के मकीनों का एहतजाज सामने आया है। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई हो रही है और सड़क को बंद कर दिया गया है। और शबाद, इससे पहले जैसे हमने लोगों को दिखाई भी कि किस तरीके से गुजरनाले के पास जो आबादी है वहाँ के लोग जो किस कदर अजियत से दूचार हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि जब ये बन रहे थे ये घर, ये मकानात क्यों बनने दिए गए। जैसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम गुजरनाले के पास जो हैं, हमारा घर कोई 30-35 सालों से हमारा घर है, तो 30-35 साल पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं इस बात को समझा गया कि जो नाले है, नाले के जो अतराफ की जो ज़मीन है जो कि नाले के लिए है,
उस पर इंक्रोचमेंट की जा रही है। जी जनाब, ये बहरहाल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या मामला है और किसने बहरहाल इन लोगों को अलाउ किया कि ये लोग इन नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स कर सकें। ना सिर्फ ये कि बड़े ये कॉलोनीज बन चुकी हैं, लोगों ने अपने घर बना लिए, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं इसी नालों की तजावज़ात के अंदर। उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बताते चले जनाब कि कराची के नालों पे तजावज़ात के ख़ात्मे की कार्रवाई जो है उस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब ख्वाजा इजहार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि अब ये तजावज़ात के का जो ख़ात्मा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इन तजावज़ात के ख़ात्मे से कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कोई मामला आगे बढ़ेगा, कोई कराची के असल मसाइल हल होंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि पूरा पाकिस्तान बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कराची को गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं और एक गैर मामूली शहर को गैर मामूली अहमियत के साथ साथ गैर मामूली इक़दाम की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मसला सिर्फ नालों का नहीं बल्कि एक सिस्टम का है। लेकिन अगर शुरुआत नालों की सफाई से हो रही है जिसने पूरे शहर को डुबो दिया है, जिस पे इंक्रोचमेंट है, तो हम समझते हैं कि कम से कम काम का आगाज़ यहाँ से शुरू हो, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते इस शहर के मुनज़्ज़म निज़ाम और करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई से होनी चाहिए। अच्छा, इजाज़ साहब ये बताएगा कि गुजर नाले पर जो गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई करते हुए कुछ तजावुज़ात हटाई जा रही है, मरहलावार ये काम किया जाएगा, आपकी जमात के सवाल से क्या मौक़िफ़ है कि क्या पूरे शहर में जो है गुजर नाले से हट के पूरे शहर में भी तमाम तजावुज़ हटाने का भी काम होना चाहिए? लेकिन पहली चीज़ तो ये कि नालों के गिर्द जो तजावुज़ात हैं वो ज़ाहिर गरीब लोग हैं जो कराची में घर नहीं बना सकते और वही रहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ उन तजावुज़ात को इस तरह से ख़त्म ना किया जाए बल्कि उनको कोई मुतबादिल जगह दी जाए। और फिर ये तजावुज़ात के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन का भी फुक़दान है। ये करोड़ों रुपए के बजट रखे जाते हैं इनकी सफाई के नाम पर, जो गुज़िश्ता 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में भी रखे गए। तो हम समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इस पे इंतहाई सख्त अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ख्वाजा साहब पे जो तजावज़ात हैं बड़े अरसे से मौजूद हैं, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। और बारिश हुए इतना अरसा हो चुका है, तकरीबन 8 रोज़ हो गए हैं, अभी तक पानी का निकास नहीं हो सका उन इलाकों से। और कहा यह जा रहा है, हम मुर्तज़ा आपकी ट्वीट्स भी देख रहे थे, अरे कुछ इलाकों में तो ड्रेन सिस्टम मौजूद ही नहीं है, बंद तो ये और वो उसमें होना क्या बात है, लेकिन ड्रेनेज मौजूद ही नहीं है, सीवेज का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? देखें, ये गुज़िश्ता 12 साल से खुसूसन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं सका। गोटाबाद के नाम पे लीजें कर दी गई, लेकिन आप देखें सुरजानी में यूसुफ गोट तबाह हो गया, जुम्मा गोट तबाह हो गया। तो बेसिकली जो तबाही आई वो डिफेंस क्लिफ्टन में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से आई। तो चलें, वो तो इदारा मुख्तलिफ है, लेकिन जो वाटर बोर्ड के इलाके हैं उसमें गुज़िश्ता 40 साल से कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। सही। अच्छा, ख्वाजा साहब ये भी कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के हवाले से बड़े पैकेज का भी ऐलान करने जा रहे हैं। आपने कराची की सूरत हाल देखी, आप कराची के रहने वाले, कराची के मसले मसाइल ज़रा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कराची का जो नुकसान हुआ है, कितने पैसे दरकार होंगे इस शहर की जो हालत है बेहतर करने में? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को MKM ने हर दफ़ा, जो हमारा इत्तेहाद भी है वो भी सिंध के शहरी इलाकों की बहाली के लिए है, उनकी तामीर और तरक्की के लिए। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आकर एक तो बहुत अच्छा कराची के ऊपर न सिर्फ पैकेज अनाउंस करेंगे बल्कि कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बनाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि कराची के पैसे, कराची से विफाक पैसे लेकर आए, मैं समझता हूँ कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और 18वीं तरमीम के बाद उसमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। ये शहर 250 अरब रुपए सूबे को देता है, हज़ारों अरब रुपए विफाक को देता है। तो अब इस शहर को उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है जितना रेवेन्यू दोनों हुकूमतों को मिलता है। और गैर मामूली शहर के लिए मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को गैर मामूली ऐलानात करना, जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, अब वो टाइम है कि शहर को भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफात बात पॉइंट बड़ा क्रूशल है मदिया। हाँ। 2600 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से, 2600 अरब रुपए। और जहां मुल्क में रेवेन्यू का टोटल वॉल्यूम जो है वो 3900 से 4300 अरब रुपए हो, तो अंदाज़ा कर लिया जाए
कि कराची की अहमियत कितनी ज़्यादा और कराची पे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की किस कदर शदीद ज़रूरत है। कल जब मुख्तलिफ ताजरान से और मुख्तलिफ ताजर रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो उनका भी ये कहना था कि अगर हमें माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए तो 2600 अरब क्या ये शहर 4000 अरब रुपए रेवेन्यू दे सकता है। लेकिन जब उन्होंने माहौल की बात की तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी रेज किया जाता है, वो एग्जैक्टली किस माहौल की बात करें और वो कैसा सिस्टम देखना चाहते हैं। क्योंकि देखें ये अब ताज बरादरी हमारी आज की नहीं है, ये मतलब जब से कराची का जो मुआशी जो पूरा सिस्टम है वो जो शुरू हुआ है वो तब से वहाँ मौजूद है। लेकिन पहले बात क्यों नहीं की गई, स्पेशली अगर हम दोबारा से इंक्रोचमेंट के वाले से बात है, क्योंकि बात इस इंक्रोचमेंट की वजह से ये जो मतलब कुदरती आफती बारिश जिस तरह से तेज़ हुई, लेकिन इस इंक्रोचमेंट की वजह से भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बशीर साहब ये बताएगा कि ये क्या वजह बनी, अभी देखें जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये इंक्रोचमेंट गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे थे, अब उनको जब तजावज़ात हटाई जा रही है वो कह रहे हैं जी हम तो 35-40 साल से हम यहाँ पर मौजूद हैं तो बड़ा जुल्म हो गया। उनकी बात सुने उन पर तरस आता है, लेकिन अगर ना हटाई जाए तो फिर शहर पे तरस आता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हालिया जो बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में उससे जो नुकसानात हुए लोग सिर्फ नुकसानात उन आप देखो पोश इलाकों से लेके आम पब्लिक जो बेचारे मुतासरीन है उनमें सबसे ज़्यादा मुतासरीन यही लोग हैं जिन्होंने नालों पे कब्जा किया हुआ है। ये बिल्कुल तबाह व बर्बाद हुए हैं। उस नाले के तजावज़ात वाले जो नाले पे तजावज़ात थे इनके भी घर बर्बाद हुए हैं। एक्चुअल हुआ ये कि सोफ गुजर नाला का अगर ये 17 किलोमीटर का नाला है हमारा, आज से 3 से 4 साल पहले एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन में इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया गया था और एक मुनज़्ज़म तरीके से बड़ी खूबसूरती से वहाँ पे दोनों तरफ 25-25 फीट के रास्ते भी बनाए गए थे ताकि अगर कभी नाले की सफाई की जा सके तो वो कचरा उठा के वहाँ रखा जाएगा। हुआ ये इन 4 सालों के अंदर क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे जो है वो सिंध कच्ची आबादी का कंट्रोल आता है, राइट पे कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन का लैंड कंट्रोल आता है। तो हुआ ये कि कुछ जगहों पर भैंसों के बाड़े बन गए, कुछ जगहों पर कार पार्किंग बन गई। फिर ये जितना भी जो करीब नालों के होते हैं आप ये देखिएगा कि यानी कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इंक्रोचमेंट वो बनना शुरू हो गई, दोबारा वो कब्जा हो गया। ये जो बारिशें आई हैं इसके अंदर जब उस जगह से चौकिंग शुरू हो गई, जगह जगह चौकिंग, क्योंकि वो जब बाड़ों का गंद बला वो सब इसके अंदर नालों के अंदर इलाके के लोग अपने कचरे और जितना भी वेस्ट है वो सब वो नालों के अंदर, तो उसने चौक होना था, वो चौक हुआ और वो बाहर आया। और सबसे ज़्यादा मुतासरीन यही लोग हैं जो तजावज़ात पर बैठे हुए हैं, कब्जा जब इंक्रोचमेंट्स हो रही थी उस वक्त क्या हो रहा था, सवाल ये पैदा होता है जी उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? बिल्कुल सही बात है आपने की। मैंने आपको जिस तरह कहा कि क्योंकि कराची का जो एरियाज़ है पूरा कराची कुछ इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से बटा हुआ है डिफरेंट लैंड कंट्रोल एजेंसी के हवाले से। मैंने जिस तरह कहा ये जो गुजर नाला है इसमें KDA लैंड कंट्रोल अथॉरिटी भी है, रेवेन्यू बोर्ड लैंड कंट्रोल अथॉरिटी भी, एक सिंध कच्ची आबादी भी जो है लैंड कंट्रोल अथॉरिटी, कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन की भी कच्ची आबादी लैंड कंट्रोल आबादी है। बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे होल्डर्स हैं। मुझे ये बताइएगा अब ये जो नाले की सफाई हो रही है ये कितने अरसे में प्रोसेस कंप्लीट होना और फिर ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये कच्ची आबादियाँ दोबारा ना आ सके? जी हाँ बिल्कुल, चूँकि अब ये जो हादसा हुआ मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया, हालिया बारिशों में जो तबाही हुई बर्बाद हुई, तो अब तमाम स्टेक होल्डर जितने थे वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अब कमिश्नर कराची साहब को ये टारगेट दी है, तमाम DC डिप्टी कमिश्नर साहब को हर डिस्ट्रिक्ट को ये टारगेट दी है कि आप जो है अब इसको जो है चेक करेंगे। तो तमाम इदारे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैसे क्या है कि किस टाइम में हो जाएगा? वैसे अभी आपने बड़े मजे की बात की कि जो इनके मुतासरीन वो हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, यानी कि एक तरफ वो मुतासरीन भी और एक तरफ वो काबिज भी है जिनकी वजह से हमने देखा कि शहर में ये सूरत हाल भी इनको खुद भी नुकसान उससे उठाना पड़ा। सर टोटल कितना टाइम फ्रेम है जिसमें ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और क्या सिर्फ गुजर नाले का ही रुक किया हुआ है या बाकी पूरा शहर इंक्रोचमेंट से भरा हुआ है? जी, लेकिन एक्चुअल में अभी इस वजह से कह रहा हूँ कि गुजर नाले पे हमारा ऑपरेशन जारी है और आप ये देखिएगा कि ये इतने मुनज़्ज़म है। इन्होंने 1-2 दिन पहले जो है लोगों को इश्तिहाल फैलाने के लिए मसाजिद से ऐलान कराने शुरू कर दिए कि आप अपने मकानात खाली कर दें, सुबह 7 बजे ऑपरेशन होगा, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, जिससे लोग मुश्ताइल हो गए। वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं था, वो एक प्रोग्राम था ताकि लोग मुश्ताइल हो जाएँ, वो लोग भी मुतासिर। देखिए
कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि किसी को बेदखल किया जाए, लेकिन जिन्होंने नालों पे कब्जा किया हुआ है, जो नाजायज़ तजावुज़ात जिन्होंने कायम की हुई है, 3.5 करोड़ की आबादी, 300 घर की वजह से 3 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं। तो क्या वो 300 घर जो या 300 लोगों को हटाकर ये आप 300 घर सिर्फ कैफे प्याला की विसिनिटी में? मैं बिल्कुल जस्ट वही और वरना तो 17 किलोमीटर का नाला है, इसमें तो हजारों घर ऐसे आबाद हो। बिल्कुल हजारों, लेकिन 300 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर नालों पे आ गए। ओके, हम ये चाहते हैं कि हम किसी को बेदखल ना करें। हम ये चाहते हैं कि कम से कम नाले की स्ट्रेंथ 100 फीट है, 25 फीट राइट और 25 फीट लेफ्ट में। वो तो बात अब दिया अब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो नाले के अंदर लोगों की इंक्रोचमेंट होती है, जाहिर है ये सिर्फ इस एक नाला नहीं है, इस नाले के अंदर बहुत सारे फीडर नाले भी आके गिरते हैं। अगर वो बंद हो जाएंगे, उनके अंदर कोई इंक्रोचमेंट होगी, उनके अंदर सड़क गुजर जाएगी या कुछ भी और होगा, तो वहाँ पे भी पानी जाएगा। सिर्फ नालों के इर्द गिर्द पानी नहीं जाता, पानी पूरे कराची में आता है। इसके हवाले से कोई मास्टर प्लानिंग की गई है, कोई बात, कोई ऐसा नक्शा अभी तक सामने आया है कि जिसमें पता चल सके कि कराची में एक्चुअल इंक्रोचमेंट्स कितने नालों पे हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया था, इससे पहले कोई इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से तमाम इदारे यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन इस दफ़ा तमाम एक प्लान बनाया जा रहा है। आज जो है 3 जगह पे और ऑपरेशन है, गुजर नाले के अलावा मंजूर कॉलोनी, जिससे आपने देखा होगा कि जो पीसीएस सोसाइटीज़ हैं वो पूरा का पूरा डूब गया। मतलब ये उनका नाले वो डूबते वो उनका नाले मंजूर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी पे इंक्रोचमेंट हुई है। तो आज हम मंजूर कॉलोनी पे भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लियारी नदी के कुछ हिस्से जहाँ से कराची का पानी लियारी नदी में गिरता है, जहाँ से वो पानी इन होता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, तो उसको भी रिमूव करना है। एक्सप्रेसवे बनी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने कब्जा किया। उस जगह पे मैन जहाँ से देखें, जो माफियाज होती है वो बड़े अजीब अंदाज के अंदर कब्जा करती है। सबसे पहले वहाँ पर कब्जा करती है ताकि उसको कंट्रोल करें, उस इलाके को कंट्रोल करें, मोहताज करें किसी तरीके से इंतज़ामिया को कि ऐसे पॉइंट पे करें वो इंतज़ामिया। आप कह रहे हैं जो इंक्रोचमेंट में जो नालों के ऊपर घर बनाए जा रहे थे वो माफियाज घर बना रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग अथॉरिटीज़ वाले आ जाते हैं जो कि घर बना के दे रहे थे। लेकिन सर मसला ये रातों रात तो चीज़ें नहीं बनती, मतलब आपकी टीमें वहाँ पर होती हैं जो कि गश्त करी होती है वो तमाम तक, तो क्यों आपको आगाह नहीं करते कि जी मजीद जो इंक्रोचमेंट बढ़ाई जा रही है? सुरजानी टाउन में आप देखें ना, वहाँ पे नालों पे लोगों ने दुकानें बनाई हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जो पानी वो क्या अब जब बहाव की जगह नहीं मिली तो उसने लोगों के घरों में जाना ही है। देखिए, ये इसके बहुत एक इस पर रिसर्च हुई है, मैं आपको इसको बताऊँ। सबसे पहले इनका काम ये होता है कि आपने देखा होगा कि झुग्गियाँ डाली जाती हैं। ये 50-100 अफराद आते हैं पुलों के नीचे, वहाँ पर ये उस स्टाइल में रेडी वाले भी होते हैं, इनके साथ मिलकर ये झुग्गियाँ डालते हैं। अच्छा, आप और फिर कभी आपने देखा होगा इन झुग्गियों पे आग भी लग जाती है। आप देखते हैं आपके मीडिया भी बहुत चल रहा होता है कि झुग्गियों पे आग लग गई, 20 अफराद बच्चे मर गए, 50। ये वो ग्रुप है जो जगह जगह पर कब्जा करता है और इनको करवाया जाता है, इनको बिठाया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर। कराची जो है 40 साल से तो बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि पीछे से इतनी स्ट्रांग इनकी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि 40 साल से माफिया काम कर रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम नाले, तमाम एमिनिटी प्लॉट, तमाम पार्क पे किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे अब आएँ, तो अब वो उस पर एक्शन शुरू है। आपने देखा होगा जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने इस पर सोमोटो एक्शन लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बड़ी चेंज आएगी इसी महीने के अंदर। आपको हम उम्मीद करते हैं जी, जिस तरह से अब सबको ख्याल आया है और जिस तरह से अब कराची एक नेशनल डिबेट बन गया है, उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल हल होंगे और ये इंक्रोचमेंट्स का खात्मा होगा। और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये इंक्रोचमेंट हटेगी बल्कि उसके बाद इंश्योर भी किया जाएगा कि इंक्रोचमेंट जो है, तजावुज़ात हैं, ये दोबारा कायम ना हो, क्योंकि सर ये रातों रात तो होती नहीं है, इसमें भी टाइम लगता है, लोगों को लाने में भी। बहुत शुक्रिया जी, बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से कराची ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, स्पेशली शफात ये जो बारिश है, जिस कदर ये तूफ़ानी बारिश थी, ठीक किसी भी शहर में होती, किसी भी मुल्क में होती तो इसके रिपोर्कशंस होने थे, वो बिल्कुल कुदरती आफात थे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो किसी तरीके से थोड़ा बहुत बेहतर होता, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर होता और इंक्रोचमेंट ना होता, तो शफात जितना नुकसान अभी बर्दाश्त किया हो सकता उतना नुकसान ना होता। बिल्कुल ऐसी बात है और इसकी वजह कराची में यही बताई जाती है। आप यही कराची के रहने वालों की ज़ुबान पे शिकवा सुनते हैं कि जनाब कराची को छोड़ दिया, कराची की किसी ने परवाह नहीं की। नहीं जनाब, अब ऐसा नहीं है, कराची की परवाह हो रही है। कराची अब एक
नेशनल सब्जेक्ट बन चुका है। और गुज़िश्ता रोज़ कराची में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताजरों के एक अहम वफ्द से मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना है कि कराची के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे और 3 साल में शहर को मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में मरकजी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें ताजी बरादरी को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। और इस सूरत हाल में वफाकी वजीर असद उमर ये कहते हैं कि कराची पैकेज से मुतालिक तकरीबन इत्तफाक राय हो चुका है। बाकायदा मैकेनिज्म जो है ये बना लिया गया है ताकि वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम कर सकें। असद उमर साहब का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पैकेज है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, तकरीबन इसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होगी, वफाक की जिम्मेदारी क्या होगी, फंडिंग सोर्सेज वगैरह क्या होंगे, जिनके पास मुख्तलिफ कराची के इलाकों का ग्राउंड कंट्रोल भी है। जब तक ये तमाम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमें वही मुश्किलात आगे नजर आती रहेंगी जो माजी के अंदर नजर आई है। पानी जो है जिन नालों के जरिए जो है वो समुंदर में जाता था, वो उसके अंदर या तो हमने कचरा भर दिया या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। तो उसकी सफाई तो ये एक अवलीन इसका हिस्सा है इस पैकेज का, कि न सिर्फ वो साफ किए जाएं, फिर उनके प्रोटेक्ट किया जाए। कचरा जो है, जो भी कोई फेंकने की जगह नहीं है, कोई सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम बनाया जाए ताकि वो सोर्स खत्म की जाए जहां से कचरा आता है। दूसरा इसका जो पार्ट है, जो मैंग्रोव वाला, वो वाला भी बहुत अहम पार्ट है। ये दोनों चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मुकम्मल हल नहीं आएगा। मैंग्रोव प्लांटेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ काटना बंद नहीं करना, आपने रीप्लांटेशन करनी है। तो और वो डिफेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये तो सारा कराची का जो कोस्टल साइड है वो सब डूब जाएगी। फैसल वाडा का कहना था कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं ताकि मसले का हल निकले। पीएसपी, एमक्यूएम, रिक्शे वाला, बस वाला, ताजिर, सबको साथ बिठाना होगा। बिलबिला उठा है, तबाही आ चुकी है, इकोनॉमिक हब है, टैक्स पे करता है, उसके अंदर हम इंटरवेंट कर रहे हैं। बीच में हम FWO, NDMA के थ्रू फंड बहुत बड़ा अनाउंस करने आ रहे हैं इमरान खान साहब, और वो हम डायरेक्ट सूबे के अंदर या शहर के अंदर वो तरक्की आता काम करेंगे और बेहतरी लाएंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी की है और हम चाहते भी हैं कि हम उनके साथ मिलकर इस शहर का मसला करें। मैंने तो 1 साल पहले ये प्रपोजल दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI, MQM, JI, ANP, फॉर दैट मैटर जो नॉन इलेक्टिंग है, PSP, उन सबको भी बिठाएं, साइकिल वाले को भी बिठाएं, रिक्शे वाले को भी बिठाएं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बिठाएं ताकि इस मसले का हल निकाल सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कल जो ताजिर बिरादरी से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे और इसी वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि अभी जो कराची की सूरत हाल है, जो मसले मसाइल कराची के लोग फेस कर रहे हैं, उस पर वफाकी हुकूमत और दीगर इदारे जो हैं वो कराची के मसाइल पर अब काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। कल आपकी मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। मुलाकात के वाले से बताएगा कैसी मुलाकात रही है? देखें, मुलाकात आर्मी चीफ से तो ज़बरदस्त मुलाकात रही है। जो हमारे इशू थे उन पे आर्मी चीफ से बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वफाक और सूबा मिल के बैठेंगे और हम न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे ताकि कराची के फर्दर इशू क्रिएट ना हो, क्योंकि हालिया बारिशों ने कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जितना हमने बजट रखा था कि कराची को हम ठीक करेंगे, उतना ऑलरेडी हम नुकसान भुगत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको देख के शायद वफाक भी सीरियस हुई है, सूबाई गवर्नमेंट भी सीरियस है और आर्मी चीफ न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे तो हम यकीन से सोच सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में बेहतरी हम देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जो सबसे ज़्यादा यकीन दहानी दिलाई है वो कि 3 साल का एक रोड मैप दिया जाएगा जिसमें वाटर, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट और आपके गैस और बिजली और ये सारे इशू, आपके सर्कुलर रेल, इनके सारे इशू हम रिजॉल्व करेंगे। और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि कराची के मसाइल ना हल होने की वजूहत हैं, क्योंकि अगर बम्बई का बजट हम देखते हैं म्यूनसिपाल्टी का तो 2600 अरब रुपए है और कराची म्यूनसिपाल्टी, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि वाकई कराची में काम नहीं हो रहा। और जाहिर बात है कि बजट में जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखें 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत के पास बजट बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ है। तो जब बजट उनके पास बड़ी तादाद में आ रहा है तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बजट कराची पे भी खर्च होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वफाक
और सुबह मिल के आगे आने वाले दिनों में कोशिश करें कि कराची को कम से कम कराची का जो हक बनता है अगर उतना ना दे तो उससे आधा दे दे, क्योंकि अगर जो पैसा कराची के ऊपर इस वक्त खर्च हो रहा है हम समझते हैं वो बहुत ही कम पैसा खर्च हो रहा है और ये कराची के लिए नाकाफ़ी है। और यही बात आर्मी चीफ ने खुद ये आइडेंटिफाई की है कि रेड्डी साहब ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आ रहे हैं और खबरें तो ये हैं, शुनीद ये है 700 अरब रुपए की बात हो रही है, कराची के लिए पैकेज लाया जा रहा है। आपको लगता है कि अब कराची के जो बेसिक मसाइल हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी कराची एक अनगवर्नेबल सिटी बन गया है, ये पॉसिबल नहीं है कि कराची के सारे मसाइल एक हुकूमत एड्रेस कर सके, आपको लगता है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कल का दौरा है कराची का, उसके बाद कराची के जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो सकेंगे? आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी 3.5 घंटे की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने बहुत यकीन दहानी कराई है कि वफाक सूबे और हम सब मिल के कराची के मसाइल को हल करेंगे। और मैंने बताया ना कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कीन है और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची में जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो, क्योंकि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, कराची पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है और कराची को अगर आप मैनेज नहीं करते या ठीक नहीं करते तो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकती, आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ सकता। तो ये यकीन से हम कह सकते हैं कि अगर कराची के ऊपर आप 200 अरब रुपए खर्च करोगे, कराची आपको 400 अरब का टैक्स ज़्यादा देगा, कराची आपको 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ज़्यादा देगा। तो कराची के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जितना आप खर्च करेंगे उससे डबल से भी ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। और अगर आप ये खर्च नहीं करते तो ये सिटी दिन ब दिन बदतर होती जाएगी और इसका नुकसान भी वफाक को होगा, सूबे को होगा। तो ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी कीन है और हमेशा हमने उनको देखा है, कराची के हवाले से हमेशा परेशान भी रहते हैं, हमेशा वो यही सोचते हैं कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात की आपने रेड्डी साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट की कि कराची पे जितना इन्वेस्ट किया जाएगा उसका डबल वापस मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बता रहे थे कि जी कराची पे इन्वेस्ट करें, वफाक के लिए ज़रूरी है, सूबे के लिए ज़रूरी है, सूबे के लिए ज़रूरी है, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। खैर अभी लेकिन जो कराची के जो हालात हैं और जिन जिन इलाकों में अभी तक पानी भरा हुआ है तो वहाँ जो लोगों को मुश्किलात हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आई है पाक बहरी आगे। पाक बहरी का कराची के बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तर्जुमान बहरी का कहना है कि पाक बहरी ने कोरंगी कॉजवे पर डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन किया। पाक बहरी की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया और मुतासरीन को खाना, पानी और तिबी सहूलियात भी साथ में फराहम की। सजावल के सैकड़ों बारिश मुतासरीन में राशन बैग्स भी तकसीम किए गए और साथ में मीरपुर बठोर में सेम नाले का शिगाफ पुर करने के लिए टीमें और सामान वहां पर रवाना कर दिया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम जिक्र करते हैं डॉक्टर महा शाह की मुबैना खुदकुशी के केस के हवाले से। कराची की मुकामी अदालत ने डॉक्टर महा केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने तक एक मुलजिम को डिस्चार्ज भी कर दिया, जबकि महा को गोली लगने में अभाम और तजाद जो है वो ख़त्म करने के लिए कब्र कुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला भी किया गया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी नज़ीर शाह। नज़ीर शाह, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि जो ये बात कही जा रही है कि जी महा राइट हैंडर थी, गोली का एंट्री वूंड जो था वो उसके सर के लेफ़्ट साइड पे था, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? ये बिल्कुल इसमें इस तरह सदाकत है कि ये चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है तो इसके एक एक पहलू पर तफ्तीश की जा रही है। सबसे पहले किसी भी जगह पर जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर पुलिस जो तफ्तीशी पुलिस है वो भी पहुँचती है, ऑपरेशन पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने ये देखा कि एक जानिब असला पड़ा हुआ है, इसके यहाँ से गोली लगकर और जो बाएं जानिब जो है दीवार में पेवस्त हुई है गोली। तो पुलिस उसको लेकर गई, इन्होंने बाकायदा वहाँ पर अपनी एंट्री की कि इसने अपने सीधे हाथ से गोली मारी है जो कि उसके उल्टे हाथ से निकल कर दीवार पर लगी।
लेकिन जब डॉक्टर्स की जानिब से, चूँकि वो अभी ज़िंदा थी, वो उसकी डेथ फ़ौरन नहीं हुई थी, कई घंटे के बाद वो अस्पताल में रात को 4-5 बजे उसका इंतकाल हुआ था। तो डॉक्टर्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई वो हैरत ज़्यादा थी। डॉक्टर्स का कहना था कि जो राइट साइड का होल है वो बड़ा है। ये एक, आज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी शख्स को गोली मारी जाती है तो जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा छोटा होता है, जहाँ से गोली बाहर जाती है वो सुराख बड़ा होता है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि इसके बाएं जानिब से गोली लगी है और दाएं से निकली है। तो पुलिस ने इस अबहम को दूर करने के लिए, क्योंकि तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि अगर इस बात में वाकई सदाकत हुई तो इसमें मर्डर का पहलू आ सकता है, यानी कि कत्ल हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने जेएम जुडिशल मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की है कि खैरपुर में इसकी कब्र कुशाई की जाए। नज़ीर, यही समझ में नहीं आ रही कि पहले जो तमाम तो चीज़ें सामने क्यों नहीं आई और पहले दफनाने में, तदफीन में इतनी जल्दी की गई और अब जाके कब्र कुशाई की जा रही है, ये क्या रीज़न है? बिल्कुल, देखें इसके अंदर कुछ नेग्लिजेंस भी है जिसमें ये बात देखी गई है कि जब ये केस हुआ था, कानूनी कार्रवाई करने से उन्होंने मना कर दिया। ये वैसे ही एक हाई प्रोफाइल केस था, तो इसको तो उसी वक्त इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। अगर पोस्टमार्टम हो चुका होता तो अब तक बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होती। अब पुलिस इस पहलू पे भी तफ्तीश कर रही है कि अगर पुलिस को ये बात पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाती है कि इसके लेफ्ट से गोली एंटर हुई है, तो फिर पुलिस इस पर मर्डर का पहलू तलाश करेगी और ये भी देखा जाएगा कि कहीं क्राइम सीन को बाकायदा खुद से तो तब्दील नहीं किया गया कि बॉडी उठाकर अपनी मर्जी से रखी हो, लेकिन ऐसा देखने में लगता नहीं है। केस फैल गया है, केस के अंदर मुनशियात के हवाले से भी बात हो रही है, केस के अंदर ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की भी जो है वो चीज़ें शामिल की गई हैं। आपको लगता है कि अगर पुलिस जब तफ्तीश करेगी तो पुलिस के लिए तफ्तीश के लिए ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, ये पुलिस के लिए मुश्किलात होंगी इन सारी चीज़ों को डिग आउट करना? देखें, जो यूजुअली केस ओपन एंड शट बनाया जाता है, ख़ासतौर पर अगर खुदकुशी का मामला हो। इस पहलू में ख़ास जो बात है वो ये कि किसी को ड्रग एडिक्ट बनाकर उसे ब्लैकमेल करना, उसको यूज़ करना। और मैंने इससे पहले भी गुज़श्ता साल भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिस पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात आते हैं। प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं जिसमें कोकीन, आइस जैसा नशा, आइस दुनिया का सबसे मौलिक तरीन नशा है जिसमें आप किसी को एडिक्ट बनाकर उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके वालिद का भी ये कहना है, इसकी बहन का भी ये कहना है, जो उसने अपने वालिद को फिर बाद में पुलिस को बताया कि जो इसके दोस्त थे उन्होंने इसे पहले एडिक्ट बनाया, उसके बाद वो इसको शायद ब्लैकमेल करने लगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। और इस तरह के जो डिफेंस की जानिब जितने भी वहाँ पर लेकिन जैसे था कि एडिक्ट बनाया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगे, जो बातें उन्होंने अपनी बहन की तदफीन के बाद बताई हैं, ये वो तमाम तर बातें अगर उन पर पहले भी कान अगर धर लेते तो शायद ये खुदकुशी का मामला पेश ही ना आता। तो इस हवाले से गवर्नर ने कुछ नहीं बताया। साथ में ये जो 3 लोगों को गिरफ्तार करना था, एक को तो छोड़ भी दिया, इनसे क्या तफ्तीश किस हद तक आगे बढ़ी है? देखें, इनसे तफ्तीश इस हद तक आगे बढ़ी थी कि हर शख्स इस बात से डिनाई कर रहा है और जितने भी ये तीनों अफराद हैं, किसी ने सोशल मीडिया के ज़रिए का और किसी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया और मजिस्ट्रेट को बताया कि वो आपस में अच्छे दोस्त थे, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। लेकिन ये अब तमाम बातें इस बात पर आकर रुक गई हैं कि आपका ये जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, सबसे पहले पोस्टमार्टम के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि गोली लेफ़्ट से लगी है या राइट से लगी है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस की और जो डॉक्टर की जो मेडिकल की रिपोर्ट हो ये अलग अलग हो। तो ये केस एक तरह से देखा जाए तो ये घूमता जा रहा है हाँ। और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। बंदूक किसकी थी, पिस्टल किसकी थी, उस पर भी बड़ी बात की गई। पिस्टल इसके दोस्त की थी, उसने वैसे ही ज़मानत करा ली और उसने बताया कि उसने किसी को दी, फिर उसने उसको दी। तो ये पिस्टल किसी की थी, ब्लैकमेल किसी ने किया, ये तमाम चीज़ें जो है ना पुलिस के लिए इसलिए दर्द सर बनी हुई कि इस केस में पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बहुत आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बड़े लोग जो जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल केस हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं इसमें, उनके भी अपने ताल्लुकात हैं। तो पुलिस को इस केस में बहुत आसानी से काम भी नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस इस मामले में इसलिए परेशान है कि उनको इसका फौरी तौर पर कंक्लूजन भी निकालना है और राइट कंक्लूजन। उम्मीद करते हैं जी इस तफ्तीश सही तरीके से आगे बढ़े और इस केस में अगर इसको उलझाने की कोशिश की गई है तो उसको उलझाने अपने अंजाम तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद। आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको अपडेट करते हैं जनाब लाड़काना से, जहां नैब का सुहेल अनवर सयाल की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया है। नैब ज़राए ने बताया है कि सूबाई वज़ीर के 4 घरों में
एक एक हिस्से के, एक एक कमरे की तलाशी ली गई। बिल्कुल, और ज़रा ये भी साथ में दावा कर रहे हैं कि रिहाइश गाहों से अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली गई हैं। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि नैब टीम को कोई दस्तावेज नहीं मिली, वालिदा जिंदा नहीं है, उनकी जायदाद बेनामी कहकर थोप रहे हैं। इस ज्यादती पर हाई कोर्ट जाऊंगा। नैब ने सुहेल अनवर सयाल के करीबी साथी असद खरल के घर पर भी साथ में छापा मारा और असासों के हवाले से अहल खाना और मुलाजमीन से पूछगछ भी की गई। रिहाइश गाह पे इन्होंने रेड किया है, वो मेरे बाबा के नाम पे एफबीआर में डिक्लेयर्ड है। मेरे साथ ज्यादती के क्या होगी कि मेरे वालिद साहब जिंदा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थोपी जा रही है कि ये बेनामी है। कोई डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं मिले हैं, ये सरासर गलत बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। हाई कोर्ट में 14 तारीख को मेरी कोर्ट में हेयरिंग भी है, मैं वहां पे भी अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। पंजाब पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पे तब्दीलियां, तबादले सामने आए हैं। सीसीपीओ लाहौर समेत कई अफसरान के तबादले हुए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की नोटिफिकेशन के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील करके उनकी जगह उमर शेख को नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि जुल्फ़िकार हमीद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब और बिलाल सिद्दीक मियाना को डीआईजी एसपी तैनात कर दिया गया है और एसएसपी आरओसी टीडी लाहौर अहमद मोहिउद्दीन को सीपीओ रिपोर्ट करने की साथ में हिदायत कर दी गई, जबकि रिफत हैदर बुखारी को एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। ये जो बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं पंजाब पुलिस में, इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद ब्यूरो के खुसूसी नुमाइंदे नईम हनीफ, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नईम, ये बताएगा कि जो इतने बड़े पैमाने पर जो इतनी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या वजह बनी, क्या रीज़न बनी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी लाहौर के दौरे पे आते हैं तो इस तरह के सरप्राइज़ जो है वो हमें मिलते हैं। तो इससे पहले भी हर दौरे पे कमिश्नर तब्दील हुए, जो है वो इस्तीफ़े लिए गए और इस मरतबा भी वज़ीर आज़म जो है ना, यानी कि पंजाब की जो फील्डिंग है वो पीएम पवेलियन से ही चेंज की जा रही है पोजीशंस, और 20 इजला हैं जहाँ पे तबादले किए गए हैं। डीपीओ और आरपीओ को तब्दील किया गया है। 36 टोटल इजला हैं पंजाब की, और ये फैसला कप्तान ने अभी जो गुड गवर्नेंस की भी मीटिंग जो है वो कंडक्ट की लाहौर आके, उस मीटिंग में फैसला किया गया। और एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि कप्तान ने तकरीबन तमाम वुज़रा की कारकर्दगी गुड गवर्नेंस के हवाले से गैर तसल्ली बख्श करार दी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ एक वज़ीर की तारीफ़ भी की, वो भी मैं बताता चलूँ, वो हैं वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान। उन्होंने कहा है कि इनसे सीखें काम कैसे करना है, इनकी तकलीद करें, यानी कि वो वाहिद लकी आदमी है। बाकी तमाम की सरजनिश भी की, और उसके बाद 20 इजला के डीपीओ आरपीओ को चेंज किया गया। जहाँ तक सीसीपीओ लाहौर की आप बात कर रहे थे, तो सीसीपीओ लाहौर जो बज़ाहिर तो वो काम कर रहे थे, बड़े मेहनती और शरीफ इंसान हैं, मगर उन पे जो है वो एलिगेशन जो है वो ये था कि नून लीग से उनके रवाबत जो है वो बददस्तूर जारी थे, और उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ था। तो इस वजह से उनको जो है वो बिल्कुल ओएसटी नहीं बनाया गया। उनको इस जो है तनकीद से बचने के लिए कि पंजाब में बड़ी जल्दी से तब्दीलियां कर दी जाती हैं, जैसे छठे आईजी हैं। छोटी सी बात है कि 36 में से 20 इजला के डीपीओ आरपीओ को चेंज कर दिया गया, मगर आईजी पंजाब वही हैं। अगर पूरी 20 इजला की कारकर्दगी बेहतर नहीं है पुलिस की, तो आईजी की कारकर्दगी कैसे जो है वो जस्टिफाई हो रही है? तो चूंकि वो छठे आईजी हैं, और आज फिर पुलिस फिर इस सारे मामले में काम कैसे कर रही है इतनी अनसर्टेनिटी में? शहबाज शरीफ साहब के भी दौर में ब्यूरोक्रेसी के होते हुए यही तनकीद होती थी कि जब वो इतनी बड़े पैमाने पे तबादले कर देते हैं बड़ी जल्दी, तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी डरती है कोई काम करने से। इस वक्त पुलिस कैसे काम कर रही है, क्या मोरल है इस वक्त? बिल्कुल, अब मैं देखें पुलिस में भी ना ग्रुप्स हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक रिपोर्ट ही हैं और वो उस पे एक्शन लेते हैं, तो बिल्कुल उसमें हकीकत भी है बहुत सी जगहों पे। पुलिस में भी ग्रुप बंदी का शिकार है पुलिस में। सिर्फ लाहौर की बात करूं तो सीसीपीओ लाहौर जुल्फ़िकार हमीद और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान जो है वो एक पेज पे नहीं थे।
यानी कि वो धड़ेबंदी का शिकार थे और अक्सर निजी महफिलों में डीआईजी ऑपरेशन इस बात का इजहार भी कर चुके कि सीसीपीओ उन्हें काम नहीं करने दे रहे। और इसी तरह की शिकायत जो हैं वो जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब तक भी पहुंचती रही है। इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही पंजाब के इस तरह के बड़े फैसले कर रहे हैं और वसीम अकरम प्लस को शायद कहा गया कि आप अपने फुटवर्क पर ही तवज्जो दें और जब भी वज़ीर आज़म आते हैं तो इस तरह की बड़ी जो है खबरें आना शुरू होती हैं। लेकिन ये वाले जो तबादले हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ जो डीपीओ रावलपिंडी हैं उनको सुहेल ताजक उनको ओएसटी बनाया गया है और उनकी जगह पे इमरान अहमद आए हैं। अदरवाइज ये शफलिंग है, इनको रूटीन के तबादले कहा जा सकता है। अदरवाइज रूटीन के तबादले इनको कहा जा सकता है, इसको शफलिंग कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे खुसूसी नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब यहाँ पर एक वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और आपको बताते चलें कि कल कराची में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की आमद हुई और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उस हवाले से ज़रा बात करेंगे। बिल्कुल जी, और साथ में बड़ी अहम जो हैं आगे डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इन्वेंशंस होने जा रही हैं सन के हवाले से। शफात जी जनाब, भंग के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक ये पौधा है सन, इंडस्ट्रियल हेम्प जिसको कहते हैं, और पूरी दुनिया में काश्त की जाती है, इससे दवाएं बनती हैं। अब पाकिस्तान में भी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस हवाले से वर्किंग की है, बाकायदा इजाज़त अप्रूवल दे दिए हैं और अब इसकी काश्त भी शुरू की जाएगी। इसके हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? टॉप स्टोरीज की जाने जनाब सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कराची में अहम बैठक हुई। शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस आमद पर आसिफ अली जरदारी ने खुद उनका इस्तकबाल किया और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर इत्तेफाक किया गया, जबकि राहबर कमेटी के इजलास में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की क्या तारीख होगी, क्योंकि हम भी बहुत अरसे से यही पूछना चाह रहे हैं कि ये तारीख कब अनाउंस की जाएगी। तो फाइनली अब ये तय कर लिया गया है कि जो राहबर कमेटी का इजलास होगा उसमें तारीख डिसाइड कर ली जाएगी कि APC कब कॉल की जाएगी। साथ में शहबाज शरीफ ने कराची के तमाम मसाइल की जो वजह है वो वफाक की जानिब से फंड्स ना दिए जाने को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त सियासत न करें, खुदारा कराची आए, मसाइल मिलकर हल करें, ये सियासत नहीं काम का वक्त है। हुकूमत की भरपूर मुशावरत से तरक्याती काम शुरू करने चाहिए। वफाक ने जो वादा किया था अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। और बादशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं का ये कहना था कि हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आइनी ऑप्शंस को बरूकार लाएंगे। मिसाक जमहूरियत की तजदीद की ज़रूरत है। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जमातों ने फैसला किया कि कल रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत की जाएगी। रहबर कमेटी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। रहबर कमेटी इसकी तफसीलात तय करेगी, जिसके नतीजे में मुल्क की अपोजिशन जमातें मिलकर मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला करेंगी। नैब के चेयरमैन को स्याह सफेद का मालिक नहीं बनाया जा सकता। वो हुकूमत का जो भी मुखालिफ हो उसको पकड़ ले, जो हुकूमत की छतरी में हो उससे आंखें बंद कर ले। ये जो एहतसाब है एक तरफा है, ये एहतसाब नहीं है, इंतकाम है। ये जो नया कानून ला रहे हैं जिसकी हमने मुखालिफत की है, ये कानून लोगों को लापता करने का कानूनी जवाब मुहैया करता है। हम FATF के नाम पर ऐसे कानून साजी की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने मुलाकात पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लाड़काना, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में सड़कों पर घसीटने के तारीखी मनाजिर। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने भी तस्वीर ट्वीट की और कहा फालूदे वाले और पापड़ वाले भाई की तारीखी मुलाकात। असद उमर कहते हैं कि अपोजिशन FATF बिल पर कभी किसी और चीज़ पर
ब्लैकमेल करती है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनके केसेस बंद कर दिए जाएं। से तो बिल्कुल खतरा नहीं है, ये पिछले साल भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनका जो बुनियादी मसला हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेचारे बार बार वो कभी कोशिश करते हैं, कभी वो सड़कों पे अपना मसला हल कराने की कोशिश करते हैं, कभी असेंबली के अंदर वो ये कहते हैं कि हम फैटेफ के जो कवानीन हमने बनाने हैं हम वो नहीं होने देंगे उस वक्त तक जब तक आप हमारे नैब के कवानीन नहीं बदलेंगे। आप उनके चोरी का पैसा सुकून से उनको अपने पास रखने नहीं दे रहे हैं, बार बार आप तंग करते हैं, आप कहते हैं एहतसाब होगा इस मुल्क के अंदर जो कोई भी हो, तो वो कभी वो असेंबली के अंदर कोशिश करते हैं, कभी असेंबली के बाहर कोशिश करते हैं, वो कोशिश जारी रखेंगे। खतरा सिर्फ ये है कि ये क्योंकि अपनी चोरी बचाने के लिए लगे रहते हैं। आप असेंबली में भी स्पीचेस देख लें, वो आधी स्पीचेस यही होती हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर और एहतसाब और नैब, उसी के अंदर लगे रहते हैं बेचारे। और अपोजिशन की वो जमातें जो कि माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगलती थी, आज वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर आ गई हैं। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे को क्या कहती रही है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। शेर आ चुका है, गिदड़ भागेंगे। डराना छोड़ दो, वो और होंगे जो डरते होंगे आपसे। जरदारी की दौलत, और वो दौलत किसकी है? दौलत पाकिस्तान की है। तख्ते राइवेंड को हिलाएंगे और पता पड़ेगा तब कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। और शायद शफात इसी को सियासत कहते हैं। जी जनाब, इसी का नाम सियासत है। कल ये मनाजिर आपने देखा जी कि ये कल प्रोग्राम अरशद शरीफ के प्रोग्राम पावर प्ले में कल ये क्लिप चला और हम सब लोग सुन हो गए। एक मिनट की शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, बहुत सारे लोगों की याद नहीं रहता कि एक दूसरे के खिलाफ इतना सख्त महाज रखने वाले भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। साथ ही मारूफ तज्जिया निगार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं, सब करते हैं। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा बताइएगा कि कल शहबाज शरीफ साहब आए, बिलावल भुट्टो साहब से उनकी मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने एक बड़ा नुक्ता दिया कि अगर कराची को वादे के मुताबिक 162 अरब रुपए प्रोवाइड कर दिए जाते तो आज कराची इस हाल में ना होता। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थोड़ा सा आपने जो रिपोर्ट चलाई उस पर मैं हल्का सा एक जुमला कहना चाहूंगा कि कल जब हमें पता चला कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो हम तो रोडों पे निकल के पता नहीं अब कहाँ बंदर रोड पे घसीटते हैं, इशारे फैसल पे घसीटते हैं, ये लालू खेत में घसीटते हैं, नाजोबाद में घसीटते हैं। कल तो हम सब पूरा शहर निकला हुआ था कि ये रस्सा डाल के किस पोल पे टांगते हैं और कहाँ घसीटते हैं। दूसरी बात, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ये लूट मार पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये नई पार्टी बन रही है, पाकिस्तान लूट मार पार्टी, ये अलायंस बन रहा है। जितने लुटेरे, जितने डाकू, जितने पनामा वाले, जितने जाली अकाउंट वाले, जितने पापड़ वाले, जितने फालूदे वाले, वो इकट्ठे होके अब इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं। जान बचाओ तहरीक चलाओ, इसका मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। जो कहते थे तख्ते लाड़काना, तख्ते रायबेंड, सारे इनको ये वो तख्ता हो चुका है इनका काम। तो अब इनके पास सिवाय इसलिए कि अपनी जान बचाने के लिए नैब को हिट करते हैं। नैब का चेयरमैन इनके दौर में लगा, अगर नैब इतनी बुरी थी अपने दौर के अंदर उसमें कवानीन तब्दील कर लेते। ये तो वो बात आ गई कि जी इनके सारे कल नहीं लटकाया, हम तो इंतजार ही करते रहे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, आपको एक्यूज हैं PMLN शरीक जुर्म है कराची को डुबोने में, कराची को तबाह करने में। अगर पिछले 5 साल 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी वफाक में थी तो 13 से 18 तक नवाज शरीफ एंड कंपनी शहबाज शरीफ PMLN वफाक में थी। मैं पूछना चाहता हूँ आपने क्या दे दिया? 25 अरब रुपए अनाउंस किए थे कराची के लिए गवर्नर जुबैर साहब ने, बड़ा शोर 25 अरब खुद अनाउंस तो कर दिया, KIDCL बना दी, लेकिन सारे पैसे हमारे दौर में आके शुरू हुए। जितने ये एक कराची शहर के क्या बोले कि बदकिस्मती भी है कि जो कराची शहर के लिए जो कुछ अनाउंस किया जाता है समहाउ वो शहर पे कभी लगाया नहीं जाता। वैसे मैं सरप्राइज हूँ अलीम साहब, आप कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन आपके दौर में शुरू हुई, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी बाकी चीज़ें तो पिछले दौर हुकूमत में अप्रूव हो गई थी। का मेन पेमेंट जो पैकेज जो है फंड हमारे दौर में रिलीज हुए। ये जो फंड इफ्तिताह हुए इसकी रिबन भी संगे बुनियाद भी इमरान इस्माइल ने रखा और इसका इफ्तिताह भी इमरान इस्माइल ने किया। ये कोई फंड नहीं, और इसके बाद जो शुरू हो चुका है और
मजहर साहब, अच्छा, मजहर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जो कल मुलाकात भी हुई है ऑपोजिशन की जो लीडर्स के आपस में, ऑपोजिशन पार्टीज की, आप इसकी कैसे देखते हैं मुलाकात? आपको लगता है कि जो इन्होंने भी बात की है कराची के हवाले से और कराची के मुतासिरीन से मिलने के लिए भी आए हैं, समहाउ कुछ ऐसा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट पे कि कराची के लोगों के दुखों का मुदावा हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी रिपोर्ट और अभी आपके कमेंट पे मुझे दो शेर याद आ गए। एक तो ये कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह। दूसरे ये कि वो ये तो जब तमाम कल पॉलिटिकल पार्टीज पे सादिक आता है शेर। जी हाँ, सब पे साफ है, और मेरा ख्याल है इस शेर को उनकी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। दूसरा ये कि जाहिर है जब शहबाज शरीफ बिलावल हाउस पहुंचे होंगे तो जरदारी साहब ने ये जरूर कहा होगा कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। लेकिन ये सियासत में होता है। देखिए, कल इमरान खान चौधरी को चोर डाकू कहते थे, आज उनके इत्तेहादी हैं। कल बिलावल, ये जरदारी साहब और शरीफ एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, आज एक दूसरे के साथ हैं। और इस सब में जो अवाम हैं पाकिस्तान के, वो सिर्फ ये देखते रहते हैं कि ये सब आप करते रहें लेकिन मेरे मसाइल हल कर दें, ये सब आप सियासत करते रहें। अब शहबाज शरीफ बिलावल या जरदारी साहब से मिलने आए थे कराची, या कराची वालों के जख्म पे मरहम रखने आए थे? ये इसके दरमियान मुझे कहीं नजर आए शहबाज शरीफ कि वो आए कराची में। अगर कराची में अगर बिलावल या जरदारी साहब से मुलाकात शेड्यूल ना होती तो क्या शहबाज शरीफ कराची आते? ये एक अपनी जगह अहम सवाल है। देखिए, सियासत में जाहिर है, जिस तरह आपने खुद कहा, सियासत में हर चीज़ होती है, हर चीज़, आप कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। इसीलिए अब टेलीविज़न है, इस टेलीविज़न को सामने रखते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके वो क्लिप्स हमारे पास महफूज रहते हैं कि जब आपने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो दुश्मनी की हद तक चले गए। मजहर साहब, ये माजी की बात है, लेकिन बतौर एक ऐसे शख्स के जो इस वक्त कराची में रहता है, मुझे ये जान के बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे इस मौके पे ख़ास तौर पे अपनी मैं ज़ाती राय शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट भी करें। ये वक्त नहीं है इस मामले में, ऐसी सिचुएशन में इस किस्म की पॉलिटिक्स करने का। कराची के मामलात और जिस किस्म की तबाही कराची में हुई है, जिसके बाद अब कराची रिफॉर्म होने का वक्त आ गया, पूरी कौम की अब तवज्जो का मरकज़ बन गया। आपको लगता है कि ये वाली सियासत के आपने ये कहा और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग, कल हमने देखा असद उमर साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने इस पर ट्वीट्स किए, आपको लगता है इससे कोई भी पार्टी वो सियासी एज ले सकेगी जो उसको चाहिए? अब आप ये देखें कि इन सारे बयानात को आप अपने सामने रखें जो पिछले 2 दिन में या पिछले 1 दिन में रिलीज हुए, या ट्वीट की सूरत में, या वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, या टीवी टॉक शोज की सूरत में। यही 2 पार्टियां, 2 हुकूमतें भी हैं, एक सिंध में है, एक मरकज में है। ये कराची के मसले को हल करने जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है ना कि आगे वजीर आजम बैठेंगे, वजीर आला से भी बात करेंगे। अब इस बदएतमादी से और एक दूसरे के खिलाफ इतनी बदगुमानियों से आप कराची का मसला कैसे हल करेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आएंगे वजीर आजम, गवर्नर हाउस में बैठेंगे, वजीर आला भी उनसे मुलाकात करेंगे, उसमें एक पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है और जिस तरह की सियासत हमारी हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि कराची एक विक्टिम ही रहेगा अल्टीमेटली। अच्छा, आपको लग रहा है कराची एक विक्टिम ही रहेगा क्योंकि जिस तरीके से सियासत हो रही है और बदगुमानियाँ जैसे बड़ी? हलीम आदिल शेख साहब से हम पूछ लेते हैं सर, क्योंकि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची आ भी रहे हैं, क्या वो मिलेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से? देखिए, मैं मजहर अब्बास भाई के बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं करूँगा कि ऐसा नहीं है। सियासत अपनी जगह, करप्शन के खिलाफ जो चार्जेस हैं जमातों के, वो खत्म नहीं हो सकते कि नहीं अब कराची को ठीक करना है, भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ, जो कुछ हुआ मुल्क के साथ, जिसने मुल्क को लूटा, भाई वहाँ पंजाब में आगे चलना, सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो, एनआरओ दे दो। ये नहीं हो सकता। वो अलग चीज़ है, बिल्कुल वो नैरेटिव हमारा अलग रहेगा, उनका भी रहेगा, वो उन पर तनकीद करे, लेकिन हमारा स्टेट है कि चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब कराची की तरक्की के लिए और पूरे सिंध के हवाले से जो डेवलपमेंट कमेटी बनी है,
उसके अंदर जो इंशाल्लाह बेहतरी होगी उसके अंदर ऑन बोर्ड रखा जाएगा वज़ीर आला को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम इदारों को, और इंशाल्लाह वो बेहतरी नजर आएगी। और कल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं ना, कल की शाम एक अच्छी होगी बहुत हम सब के लिए। परसों का जो आपका शो होगा, आप देखिएगा कल जितना बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है, और इंशाल्लाह उसमें जो ये डेवलपमेंट कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनडीए में सारे नाले साफ कर ले, नहीं तो एनडीए में तो उसके बाद और बहुत सारे काम देंगे। इस वक्त दो हमारे इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के ऊपर हम सब गवर्नमेंट के साथ हैं, सब गवर्नमेंट हमारे साथ है, दीगर इदारे मिलकर इस शहर कराची को हमने इसलिए ठीक करना है। कराची चलता है तो मुल्क की इकोनॉमी चलती है, कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची चलता है तो सूबा चलता है। और कराची को चलाने के लिए तमाम तर पार्टीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे भी हमारे आपसे भी जब गुफ्तगू से आगाज हुआ था, तो आपकी जानिब से भी देखिए सियासी नुक्ताचीनी तो चलती रहती है, आपकी जानिब से भी ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। तो इस बार आपको लगता है कि फाइनली तमाम तर पार्टीज, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, कराची के लोगों के लिए वो एक पेज पर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिससे मजीद बदगुमानियां पैदा होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स ना दी जाए? देखिए इशू ये कराची के लोग, हम नुमाइंदे हैं उनके, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैंडेट मिला हुआ, तो हम तो मुतासरीन कराची हैं, और इंशाअल्लाह हमें दर्द से निजात दिलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का हाल है, और वो एक एतमाद की फिजा बहाल हो चुकी है। डेवलपमेंट कमेटी के हद तक, कराची की तरक्की के हद तक, इशूज के हल होने के हद तक 6 इशूज है उसके अंदर, आप सबको पता है क्योंकि आप तो रख चुके हैं, नालों की सफाई, रोड्स का बनना, सॉलिड वेस्ट, गटर लाइन, पानी, ट्रांसपोर्ट, इन सब इशूज के ऊपर इंशाअल्लाह हम सेंट्रल गवर्नमेंट, दीगर तमाम इदारे जो चाहते हैं मुल्क के लिए, वो तमाम इदारे जो समझते हैं कि कराची खुदा ना खास्ता रुकता है तो मुल्क की बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, इसके ऊपर हम पॉइंट टेकन। मैं मजहर साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे आप वलीम आदिल शेख साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा सियासी नैरेटिव अपनी जगह है, लेकिन हम कराची के लिए मिल बैठने को तैयार है, हम बैठ चुके हैं, हम सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। ये मुमकिन है कि सियासत भी कायम रहे और साथ मिल बैठ के आप कराची की बेहतरी के लिए काम भी कर लें? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, अलीम आदिल शेख साहब खुद उस सियासत का हिस्सा रहे हैं जिस सियासत पे आज वो तनकीद कर रहे हैं, वो खुद मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे हैं बड़े अरसे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ। मैं तो आप दुआ गो ही हूँ कि आप लोग बैठ जाएं और कराची का मसला हल कर दें। अब आप सोचें कि कराची के रिहायशियों ने एहतजाज किया तो उनके खिलाफ FIR काट दी गई, यानी वो अपने हुकूक के लिए तो बात कर रहे थे, वो यही तो बात कर रहे थे कि मेरे घर के सामने मेरी गलियों में पानी क्यों खड़ा है, सीवरेज क्यों है, गटर से पानी क्यों उबल रहा है, कोई प्रॉपर ड्रेन सिस्टम कुछ नहीं है। क्या ये एहतजाज उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल और लगता नहीं है ऐसे मामले में कि अल्लाह हम मुस्बत हैं ज़रूर, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगले 3 साल में कराची एक बदला हुआ शहर हो और मुस्बत तौर पे बदला हुआ शहर। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूर बन जाए और उसके लिए पैकेज भी इतना ज़रूर अनाउंस कर दिया जाए कि कराची में बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और एक नई इन्वेंशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि एक तिब्बी इन्वेंशन और अच्छी जो तिब्बी इन्वेंशन जो है वो शफात साबित होगी। और कल से देख रहे हैं, कल ट्विटर पर काफ़ी सवाल से बातकश भी की जा रही है। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल हेम्प, यानी कि भंग की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये पौधा जिसको सन कहते हैं। इस पौधे के तिब्बी और सनती इस्तेमाल के लिए अब काबीना की जानिब से लाइसेंस की मंजूरी दे दी गई है, और मंजूरी के तहत पहला लाइसेंस वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और PCSIR को जारी कर दिया गया है। तारीखी फैसला जल्द पाकिस्तान को $1 बिलियन CPD मार्केट में जगह देगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की मिसाल भी दी, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की इस पौधे की काश्त के हवाले से तारीख रही है, और ये बड़ा बेहतरीन रीजन है, खुदरौ पौधा है यहाँ पे, जहाँ बाहर की दुनिया में इसको काश्त किया जाता है, यहाँ ये खुदरौ पौधा है और बहुत बेहतर तौर पर जो स्पेसिफिकली जो CBD इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही है, जो CBD जो ऑयल भी है वो एपिलेप्सी वाला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मर्ज हैं जिसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, उनको डील करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। खैर जी, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी मौजूद है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। फवाद साहब ये बताएगा कि मंजूरी तो मिल गई है, लाइसेंस भी मिल गया है, काम कब से शुरू करने जा रहे हैं? काम तो जी शुरू है, पहले काम जो है वो शुरू है। इसमें थोड़ा सा ये जो जिस तरह से पहले अभी बात हो रही थी कि ये उस फैमिली का पौधा है, कैनेबिस फैमिली का पौधा है, इसमें TLC है वो 0.3% से नीचे रखनी होती है ताकि उसमें बिल्कुल जो है वो कोई नशा ना रहे।
उसके लिए एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, पूरा एक R&D क्रिएट करनी होती है। तो अभी पहले सीड्स जो हैं वो इंशाल्लाह इंपोर्ट होंगे, उसके बाद उनको 6 से 8 महीने लेबोरेटरी के अंदर और साइंटिस्ट जो है उसकी निगरानी में, क्योंकि हमें देखना है ना कि हमारा जो मौसम है पाकिस्तान का वो एक बीज को कैसे ट्रीट करता है। तो एक नई चीज़ है, और ये जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे तकरीबन 25 से 27 बिलियन डॉलर की ये इस वक्त वर्ल्ड मार्केट है। और हमारा जो इसमें ख्वाहिश है वो ये है कि हम 3 सालों में $1 बिलियन जो है वो इसमें हम रीच करें, और इसमें पहले 6-8 महीने ज़्यादा R&D पे फोकस रहेगा, फिर इसको हम हुकूमती सतह के ऊपर कमर्शलाइजेशन में जाएंगे, और थर्ड फेज में फिर इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर स्केल अप तो तभी होगा जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा। फवाद साहब, ये भी बताइएगा कि सरकारी सतह पर क्या कैपेबिलिटी है हमारे पास इस किस्म की चीज़, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग बहरहाल एक बड़ा इशू है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है तो पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम होना चाहिए। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास एक्चुअली लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हम साइडलाइन रख रहे हैं कई सालों में। अब यहाँ पर भी जो कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री है, PCSIR की लेबॉर्ट्री है, और उस जो लोग इवन इसके जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो भी बड़े जो हैं तगड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। और वो हमारे पास लोगों का मसला नहीं है, मसला ये था कि हम लोगों ने उनकी जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, आपने वेंटिलेटर्स के ऊपर देखा, आपने PPEs के ऊपर देखा, बहुत चंद महीनों में किस तरह से हमारे लोगों ने बिल्कुल बात ही पलट दी। साहब, ये अच्छी बात है कि आपके होते हुए इस मिनिस्ट्री में हमें ऐसे लोग भी नजर आए हैं कि जो जिनमें इतना पोटेंशियल है, जिनका काम हम सामने देख सकते हैं, और नए आइडियाज भी डिस्कस हो रहे हैं। जरा ये बताइएगा कि एक तो हमने इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें मालूम है, लेकिन इसका फाइबर भी डेवलप होता है। उस फाइबर के हवाले से कुछ अर्से पहले हमने प्रोग्राम में रिपोर्ट भी चलाई थी। इंडस्ट्रियल हेम्प के जरिए क्या फाइबर डेवलपमेंट में भी कोई काम आप देख रहे हैं कि होने वाला? नहीं है, वो उसमें बहुत बड़ा काम है। जो क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक तो मसला ये आ रहा है कि कॉटन हमारी नीचे जा रही है, और ओवरऑल दुनिया में भी इस वक्त जो कॉटन के जो वायरसेस हैं उनका बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका रेशा जो है वो बड़ा है स्टेम का, और इस वक्त जो कैनेबिस की बने हुए कपड़े हैं और बैग्स हैं, एक तो बहुत फैशनेबल हैं, और दूसरा ये है कि वो बहुत मजबूत भी हैं, और वो कॉटन से ज़्यादा फिजिबल भी हैं। ये एक्चुअली पार्ट है हमारे एक पूरा शवाद जो हमने एक प्रोग्राम पूरा बनाया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का, जिसमें हम 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ के, 12.5 एकड़ के प्रिसीजन एग्रीकल्चर फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। ये तो हेम्प तो एक पार्ट है उसका, लेकिन जो दूसरी हम बना रहे हैं जिसमें काली मिर्च है, जिसमें एस्पैरागस है, जिसमें एवोकाडोस हैं, इसी तरह से जो बाकी चीज़ें हैं, चेरी टमाटोज हैं, वो हम एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, एक हाईटेक एग्रीकल्चर फॉर्म का, जिसमें ड्रोन्स होंगे, हर पौधा मॉनिटर होगा, उसके अपने जो है वो सेंसर्स होंगे, वाटर सेंसर्स, और उसके साथ साथ ये जो दवाइयों के देखने का ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इंशाल्लाह अगले आपको 6-8 महीनों में बड़ा भरपूर तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो मकसद है कि हम ये जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, एक तो ट्रेडिशनल जो 5 फसलें हम उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, ये कपास उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, मेज उगाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल हमारी मसाले हैं, जिस तरह से नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स के ऊपर भी काम हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमारे साथ वक्त मौजूद थे। जनाब, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 25 से 30 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसमें अब पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने जा रहा है, नए होराइजन्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। एवरी टाइम शफात जब कोई नई इंडस्ट्री जो है वो खड़ी होने जाती है तो उससे लोगों को जो रोज़गार के मौके भी मिलते हैं, और स्पेशली मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक ऐसा खुदरो पौधा है जो अगर हम देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हो सकता है इसकी कलेक्शन के हवाले से भी इसमें जो शायद लोगों को लाइसेंस भी जो चाहिए हो। और खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की ना जी, तो वो मुझे वहाँ से एक और चीज़ याद आ जाती है, और वो है BRT प्रोजेक्ट। जनाब, BRT के पहले हम इफ्तिताह के बारे में कहते थे कि जी कब चलेगी कब चलेगी कब चलेगी, अब चल रही है तो चल नहीं रही, और अफसोस की बात है पिछले दिनों तो जल भी गई थी, फिर इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर पिछले दिनों एक जल गई थी, और अब फिर एक और मसला हो गया खराब। जी, तो ये मामला सामने आ रहे हैं बिल्कुल जनाब। और 13 तारीख को गुज़िश्ता माह की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, और अभी इसका 1 माह मुकम्मल नहीं हुआ।
लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की फ़नी ख़राबियाँ सामने आ रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ BRT की बस तहकाल स्टेशन के करीब ख़राब हुई और ट्रैक पर रवां दवा बस अचानक रोक दी गई और उसके बाद हुकाम की तरफ से काफ़ी तगदो के बाद भी बस में होने वाली फ़नी ख़राबी का पता नहीं चल सका। बिल्कुल जी, और जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को वहीं पर उतरना पड़ा, जबकि 2-3 घंटे गुजरने के बाद भी बस वहीं पर ख़राब खड़ी रही। और चंद रोज़ पहले ही BRT पेशावर की एक बस में हमने देखा था कि आग भी भड़क उठी थी और आग लगने का वाक़या हैदराबाद स्टेशन पर पेश आया था। रेस्क्यू ने आग पर बरवक्त काबू तो पा लिया था, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये मसला नहीं हो रहा कि अभी अभी तो BRT मनसूबा शुरू हुआ है तो एकदम से मसले मसाइल भी पैदा होने क्यों शुरू हो गए। इसी वाले से मज़ीद बात के साथ मौजूद हैं तर्जुमान BRT उमैर खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमैर साहब, अभी अभी तो शुरू हुई है और अभी अभी मसाइल भी शुरू हो गए, ये क्या मसला हुआ है? जी, मसला तो कुछ खास नहीं हुआ है। ऐसा है कि 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ और ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि पेशावर के शहरियों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम कर रहा है ऑन डेली बेसिस। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये बस सिस्टम जो है, बस सर्विस है, ये चल रही है। मज़ीद 3 फीडर रूट्स भी इसके शुरू कर दिए गए हैं। जो आपने बात की कि जो आग लगी थी बस में, क्योंकि ये हाइब्रिड बसेज़ हैं और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई हैं पाकिस्तान में और ये 3rd जनरेशन BRT सर्विस है, नॉट फर्स्ट नॉट सेकेंड। अब जो हाइब्रिड बसेज़ हैं और इसकी बैटरी पे एक आग लगी थी जिसकी वजह से उसको फर्दर आग लग गई, जिस पे फौरी तौर पे काबू पा लिया गया था और हमारी अपनी रैपिड रिस्पांस टीम जो है BRT की वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच गई और उसने कर दिया फर्दर। फिर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँच गई। मीनवाइल उस पर तहकीकात की जा रही हैं। इनिशियल रिपोर्ट में जो था कि वो बैटरी पे ही आग लगी थी और फर्दर इस पर जो कमेटी भी कायम कर दी गई और इस पर तहकीकात भी जा रही हैं। सेकेंडली जो आपने एक बात की कि जी तहकाल चौक पे, अब मैं आपको बता दूं क्योंकि रश आवर्स होते हैं, हर शहर में रश आवर्स होते हैं और पेशावर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे भी रश आवर्स हैं, तो रश आवर्स के पेश नज़र कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी भी है। हमारा अपना कॉन्टीजेंसी प्लान भी होता है, प्लान A, प्लान B, कि अगर लोग ज़्यादा स्टेशन पर आ गए हैं, फुटफॉल ज़्यादा है तो हाउ टू केटर देम। अब जैसे उनको केटर करने के लिए हमारे अपने प्लान्स हैं। हमने तहकाल चौक पे जैसे अब ये क्योंकि लोग अफवाहें ज़्यादा गर्दिश करती हैं सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी कि जी क्योंकि मोस्ट क्रिटिसाइज ये मतलब लोगों की तरफ से किया गया कि जी BRT लेट हो गई है और ये इनाग्रेशन लेट हो गया वटेवर, लेकिन हमारी अपनी कॉन्टीजेंसी प्लान भी है कि अगर लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है ताकि लोग बसेस में आराम से सफर भी कर सकें। हमें मालूम है कि ये बस बेसिकली एक मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है और मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट इसी अंदाज में डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसमें लोग एक बहुत बड़ी तादाद में सवार हो। अब जैसे जापान का मास ट्रांजिट सिस्टम देखते हैं, जो उनकी अंडरग्राउंड ट्यूब चलती है, उसमें लोगों को बाकायदा धक्का दे के एडजस्ट करना पड़ता है और कैपेसिटी डिज़ाइन ही इस स्टाइल से होती है। कोई डिज़ाइन फॉल्ट है, कोई डिज़ाइन फ्लॉ है कि बसों की इस अंदाज में लोड टेस्टिंग नहीं की गई कि अब वो जब उन पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो बसें आए रोज़ ख़राब हो रही हैं? अरे जी बिल्कुल, कैपेसिटी हर चीज़ डिज़ाइन करके ही इसके इनॉग्रेट भी किया गया और प्लान भी किया गया और बनाया भी गया। एट टाइम्स जो कि अब आपने बताया कि टेक्निकल इशू था किसी बस में जो वो रुक गई, टेक्निकल इशू नहीं था, हमने तो उसको बैक एंड पे कॉन्टीजेंसी के लिए रखा हुआ था और जो लोड मैनेजमेंट के लिए हर 2 मिनट के बाद बस स्टेशन पर आ रही है, हर 2 मिनट या 4 मिनट के बाद बस स्टेशन पर आ रही है। पीपल वांट कि हमारे जो लोग हैं वो भी थोड़े से मतलब इसमें हेस्टी हो जाते हैं कि हम इस बस में फ़ौरन सवार हो जाएं, नेक्स्ट तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो वो अगली बस 2 मिनट के बाद आ रही है। तो लोड के हिसाब से कैपेसिटी एवरीथिंग वाज डिजाइंड वेरी वेल, प्री प्लान्ड चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि हमने ऑन द टाइम किया। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू से जी कि थोड़ा सा लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, जब तक पब्लिक कोऑपरेशन नहीं होगी तो बहुत कोई शुक्रिया भी जी। उमैर सिस्टम खान हमारे साथ मौजूद थे। BRT पेशावर जो बात कर रहे थे कि जी पेशावर की बसें ख़राब क्यों हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये टेस्टिंग फेज़ और ये जो इब्तदाई मसाइल हैं जल्द ओवरकम हो जाएं और ये मनसूबा सही तौर पर आगे चले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में और आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां फ़ारूक हबीब और अली मोहम्मद खान साहब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कोई ऑडिटर ही नहीं है, यहाँ उनके अकाउंट्स के ऊपर बेशुमार जो हैं वो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इसको कानून के मुताबिक अब इसको मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो सवालात उठते हैं, चाहे वो फैटफ के हवाले से हों, फैटफ की ग्रे लिस्ट के हवाले से हों, और यही वजह है कि अपोजिशन बार बार हुकूमत को फैटफ कवानीन के ऊपर ब्लैकमेल करती है।
ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, अपना ही बनाया हुआ इनका कानून है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, जिसको हम आमला कहते हैं, कि इसके ऊपर कार्रवाई नैब कर सकता है, एफबीआर कर सकता है, एफआईए कर सकता है, नारकोटिक फोर्स कर सकती है। आज ये खुद कहते हैं कि नैब को उसमें से निकाल दो। उसकी वजह ये है कि इनके जो मामलात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से, जाली अकाउंट से और टीटी से रंगे हुए हैं। ये अपनी ज़ात को बचाना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, जो भारत का एजेंडा है। दुनिया के अंदर कोई अपोजिशन कौमी सलामती के मामलात के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग नहीं करती, लेकिन कौम के सामने इनका मजमूम चेहरा सामने आ गया कि एक तरफ कराची बारिश में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एनआरओ हासिल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से सेटअप के अंदर जो है बिल पास नहीं होने देने। तो जो इनका कंडक्ट है, जो इनकी सियासत का महवर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से जो अपनी की हुई इक़्तिदार में करप्शन है उसको बचाया जाए, और जो कौम का पैसा है, लूटा हुआ पैसा, उसको ये माले गनीमत समझते हैं। तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे और इंशाल्लाह इनके जो किए धड़े काले करतूत हैं, जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ हैं, जितनी भी करप्शन है, उसको हम बेनकाब भी करेंगे और उसका एहतसाब भी करवाएंगे। ठीक है। जिस तरह आपने बात की करप्शन की और काबीना ने भी फैसला किया और हुकूमत ने भी कहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है, और जो वफाकी वज़रा हैं जिसमें शेख रशीद और दीगर उसमें शामिल हैं कि नवाज शरीफ को भेजने में जो ज़मानत दी थी शहबाज शरीफ ने दी थी, तो ज़ामिन के खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये आपने अभी देखा होगा ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर की उनको जो है डेट दी है कि तब तक मियाँ साहब जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। तो उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ामिन हैं, और वैसे भी अगर कोई अदालत जनाब इस वक्त आपने सुना कि अली मोहम्मद खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे। अब ज़रा बात करते हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी तबाहकुन है। उसमें आपने देखा है कि ख़ास तौर पे स्वात के वैली के इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। बिल्कुल शफात, और ये जो हादसा हुए हैं इनमें तकरीबन 19 अफराद जो हैं वो जान से गए, और बुनेर में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से भी 4 अमवात हुई हैं, जबकि सवात में 5, मानसारा में 4 और कोहिस्तान में 1 शख्स की जान गई है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या कुछ किया जा रहा है इन लोगों के लिए जो कि मुतासरीन हैं, इस हवाले से हमने रब्ता किया है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगर साहब को, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, ये बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो भी बारिशें हुई हैं, इन बारिशों से सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे अजला हैं जो कि मुतासर हुए हैं? सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले इलाके हैं उनमें अपर चतराल का इलाका बहुत मुतासर हुआ है, जिनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़मीनी राब्ता भी और जो छोटे छोटे पुल हैं जिनसे वो भी टूट चुके हैं, उनके साथ ज़मीनी राब्ता भी, और जो नदी नालों के करीब जो मकानात हैं वो बड़े मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ अपर स्वात के कुछ इलाके मुतासर हैं और अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान भी किसी हद तक मुतासर है, लेकिन अपर कोहिस्तान ज़्यादा मुतासर है। तो ये तीनों अजला जो है ज़्यादातर मुतासर हैं, और जो कम होने वाले मुतासर इलाके हैं उनमें लोअर स्वात, ये लोअर चतराल, इसके इलाके। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि सैलाबी सूरत हाल से नहीं, बल्कि ये जो नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है और जो नदी नालों के करीब घर हैं, मकानात जो बने हुए हैं, कुछ इंक्रोचमेंट है, कुछ इस तरह की जो सूरत हाल है, उसकी वजह से कुछ नुकसान पहुंचा है घरों को भी और लोगों को भी, बिलखुसूस बच्चों को। यानी सैलाबी कल की सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन सैलाब ने नहीं, तुग़यानी रेला जो आया था उसकी वजह से हुआ। अच्छा, बताइएगा कि अब जो अफराद बेघर हुए हैं उनको कैसे रिलीफ फराहम किया जा रहा है इलाकों? एक तो जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो रिलीफ डिपार्टमेंट है हमारा, उनका जो ज़िली इदारा है PDM है, वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ज़िले इंतज़ामिया को उन्होंने फ़ंड्स भी जारी कर दिए हैं। ज़िले इंतज़ामिया नुकसानात का जायज़ा ले रही है और उसके मुताबिक ही उनको फूड, नॉन फूड आइटम, राशंस, उनको जो मुतबादिल जगह हैं, मकानात हैं, वो फ़राहम करना, ये सारी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। हमारी जितनी भी फील्ड फॉर्मेशंस हैं जो इससे रिलेटेड काम करती है, बिलखुसूस रेस्क्यू और रिलीफ में, जैसे कि मैंने बात की PDM में रेस्क्यू 1112 की सारी टीमें जो है फ़ाल है, उनके स्विमर्स, उनके बोट्स वो फुली तौर पर फंक्शनल है, फील्ड में है।
और यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पे दरियाओं की सतह जो है वो हर तकरीबन 1 घंटे बाद रिकॉर्ड की जाती है और वो मुतालिका इलाकों में जो है वो उनको डिसेमिनेट किया जाता है। उसके साथ ही साथ एक हेल्पलाइन भी बना दी गई है 1700, उसके थ्रू जो है 24/7 हमें मालूमात मिलती है। लोगों से भी ये गुजारिश है, हेल्पलाइन बना दी एक गई है जो 1770। वो लोग जो कि मुतासरीन हैं जिनको किसी भी मदद की ज़रूरत है वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके इनको आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी बड़ी बड़ी छलांगें मारनी पड़ती हैं भाई। बिल्कुल जी, हज़ारा पार्कोर के नाम से जो ग्रुप तश्कील दिया गया है, इसी ग्रुप से हमारे साथ मौजूद है हबीब कौसमी, हमारे साथ मौजूद है, और साथ में जो उनका पूरा हज़ारा पार्कोरी जो ग्रुप है वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हबीब, कैसे हैं आप? और मैं अभी देख रही हूँ काफ़ी देर आप लोग धूप में भी खड़े हुए, प्रैक्टिस से पीछे कर रहे थे। ये ग्रुप कब बनाया आपने पार्कोरी? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ग्रुप के हवाले से मतलब ये हमारी जो है लड़के यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है ग्रुप है और मतलब हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर बात की जाए ऑफिशियली ग्रुप की तो तकरीबन 2013 में हमने जो है अपनी ऑफिशियली ये ग्रुप हमने बनाया, उस पर लॉन्च किया, उसकी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। प्रैक्टिस के हवाले से ये मतलब काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ये बताएं ये कोई आप लोगों ने कोई वीडियो देखी, कोई इंस्पिरेशन आया, किसी ने आके बताया कि भाई आप ऐसा ही गेम खेलें, आप पार्कोर करना शुरू करें? तो ये तो मतलब एक बड़ा अननोन सा गेम है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग कैसे इस फील्ड में आ गए? दरअसल इसकी जो स्टार्ट हुई है वो लड़के शुरू से मतलब जिमनास्टिक के फील्ड में मतलब वो इनकी छोटी जो बेसिक जो मूव्स होते थे जिमनास्टिक के वो पहले से करते थे। सही। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2008 की या इन दिनों की। अच्छा हबीब, उसके बाद फिर ये हुआ कि तकरीबन 2000 हम वीडियोस तो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, लेकिन हम कुछ लाइव भी अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि जो आपके पीछे जो आपका पार्कोरी ग्रुप है जो पहले प्रैक्टिस कर रहा था, थोड़ा हमारे सामने भी कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये हमारे ग्रुप है, मेंबरान है इनमें आप सबसे जो छोटा जो हमारा लड़का है वो आप अमान को देख सकते हैं। अमान निशान देखा तब ये अच्छा अमान जो है हमारा जो ग्रुप मेंबर है, ये सबसे छोटा। एंड हाउ ओल्ड इज ही? कदम बोल। अमान जो है 14 साल का है इस वक्त और ये माशाल्लाह से काफ़ी इस गेम में इसी तरह हमारी जो बेसिक जो क्योंकि हमारे इस वक्त सपोर्ट वगैरह नहीं होते तो बेसिकली जो है हम इसी तरह ग्राउंड पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहा मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि हबीब आपके पास ये ग्राउंड बेसिकली फ्लैट होता है, हम इस तरह के ग्राउंड पे नहीं करते। तो खुदा न खास्ता अगर आप लोगों को बिल्कुल, मतलब तो ये खेल खेलते हुए कोई चोट आ जाए तो मतलब कहीं से आपको सपोर्ट है या फिर खुद से ही अपनी मरम्मत भी अपनी खुद ही करनी है, दोबारा से गेम पे आ जाना है? चोट के हवाले से तो इसी तरह हुआ है। अभी जब शुरू में जब चोट लगते थे तो हम घबराते थे कि मतलब जाके उनसे पूछते थे कि यार क्या हुआ, ठीक तो हो, ये हुआ। लेकिन अब जब चोट लगती है तो मतलब एक तरह से वो मुंह उठा के आते हैं ना कि यार ये शोल्डर डिसलोकेट हुआ है या एल्बो डिसलोकेट हुआ है, तो हम कहते हैं यार आ जाओ खुद बनाते हैं इसको ना। तो एक तरह से महारत हासिल हुई है इस पे। यार मुझे बात बताएं, आप लोगों को कोच कौन करता है इस खेल के लिए? तो फिटनेस चाहिए, एक बड़ी डाइट रूटीन चाहिए, मुसलसल किस्म एक बड़ा एक्सक्लूसिव वर्कआउट चाहिए। कोच कौन करता है आप लोगों को? सॉरी आपकी आवाज़ कट गई। हबीब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कोच कौन करता है इसके लिए? हाँ नहीं, कोच के हवाले से वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि तकरीबन 2013 की मैं बात कर रहा था। इनसे पहले ये पार्कोर जो है यूट्यूब पे वीडियोस इन्होंने देखना स्टार्ट किए। अच्छा। लेकिन उससे पहले जो है जिमनास्टिक के कुछ मूव्स इनको आते थे, तो अभी जो है ये एक तरह से यूट्यूब वीडियोस आप कह सकते हैं। हमारा क्या कोच बात है, यूट्यूब वीडियोस देख के खुद को कोच कर रहे हैं। ये है जी पाकिस्तान का टैलेंट और ये है पाकिस्तान की टैलेंटेड यूथ। बहुत शुक्रिया हबीब कौसमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। और एक और अच्छी खबर, और वो ये जनाब PSL आधी रह गई थी थोड़ी सी, तो इतनी थोड़ी सी रह गई थी। हाँ, वो
हाथी गुजर गया था, दुम रह गई थी। एग्जैक्टली, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। वो दुम जो है वो आएगी जनाब आपके सामने नवंबर में। शेड्यूल जारी हो गया जनाब। 14 नवंबर को पहला क्वालिफायर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम्स हैं वो आपस में एक्शन में दिखाई देंगे। और इसी तरह एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर की टीम को पेशावर ज़ल्मी का चैलेंज दरपेश होगा। और पीसीबी की जानिब से जारी करदे शेड्यूल के मुताबिक 15 नवंबर को एलिमिनेटर 2 और 17 नवंबर को पीएसएल का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हम कहेंगे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करें, और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ऐलान तो कर दिया गया 14 नवंबर से होने जा रहे हैं वो मैचेस जो कि रह गए थे, तैयारी इस हवाले से शुरू कर दी गई है? हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाशमी साहब को कोई शेर सुनाते हैं, क्योंकि अगर हम शेर सुनाएंगे तो फौरन हाशमी साहब जो है ना वो जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे। वैसे पता है इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। क्या? वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि लाहौर कलंदर पहली दफा जब एलिमिनेटर्स में पहुंचा तो पीएसएल जो है ना वो डिले हो गई। तो सर हाशमी साहब, आप एग्री करते हैं इस तासुर से? नहीं, ऐसे ये लाहौर कलंदर वालों को छेड़ते रहते हैं। जीतना कराची किंग्स ने, कोई कुछ भी कर ले। ये बात लाहौर कलंदर और जल्मी का पहले मैच होगा, लेकिन हम उससे पहले ही मुल्तान को हराकर डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे और फिर फाइनल जीतेंगे। अच्छा, ये अब मुझे ये बताइएगा हाशमी साहब, वो बहुत सारे हमारे वो बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स जो हैं जिनको पहले पूरा स्केड्यूल टाइम लिया जाता था, अब कैसे मुमकिन करेंगे कि पहले जिन जिन टीमों में वो शामिल थे वो उन टीमों में वापस आ जाए खेलने के लिए? देखिए, कोशिश तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए कि सामने जो है इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रही होगी, तो उससे लाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसमें जो प्लेयर्स खेलते हैं उसमें बहुत कम ही ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में खेलते हैं। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको लाने में कामयाब हो जाएगा। चलिए जी, अच्छी बात है और लग रहा है ऐसा जल्द हो जाए। ये जो शेड्यूल है ये हतमी है, इसके ऊपर रिव्यू की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी चीज़ आजकल हतमी नहीं है। क्या हालात होते हैं, क्या कोरोना की खुदा ना खास्ता अगर कोई और दूसरी वेव आ गई या कोई और ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ने बड़ा खुसूसी करम किया है पाकिस्तान के ऊपर। कोरोना में जो कमी आई है, हमने तो अपने तौर पर पूरी कोशिश की थी कि बहुत बढ़े, लेकिन अल्लाह ने करम किया। तो अगर ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता अनटूवर्ड चीज़ कोई नहीं हुई तो फिर तो ये शेड्यूल हतमी होगा और इन्हीं दिनों में मैचेस हो जाएंगे। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शायद हाशमी साहब बता रहे थे कोई चीज़ हतमी नहीं है जी दौरे हाजिर में, और उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान में जो पीएसएल होनी है उस पीएसएल का एक्चुअल जो है ना मामला वो उसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए। बिल्कुल जबात, और साथ में भी आपको पता है कि अभी जो हमारी पाकिस्तान की टीम थी वो दौरा इंग्लैंड में थी, और वो दौरा इंग्लैंड से अब फारिग होके वतन वापस पहुंच गई है। और क्रिकेटर्स लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वनडे कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी काउंटी क्रिकेट के बाइस बरतानिया में ही काम करेंगे। शुएब मलिक भी इंग्लैंड में रहेंगे, और जबकि वकार यूनिस इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। अब आपसे जनाब इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।